नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के न्यू सिलेबस का टॉपिक जिसका नाम है अस्थाई कार्यपालिका और नौकरशाही, इसके बारे में आज बताने वाला हूं। तो देखिए, कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ लिया है, कार्यपालिका के प्रकार के बारे में पढ़ लिया है, कार्यपालिका के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ लिया है। ऑलरेडी इन सब टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियोस बन चुकी है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, वो आपके बड़े ही काम आने वाली वीडियोस हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अस्थाई कार्यपालिका और नौकरशाही क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि अस्थाई कार्यपालिका या नौकरशाही, ये जो अस्थाई कार्यपालिका होता है इसी को हम नौकरशाही कहते हैं। देखिए, दोनों नाम समान है तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अस्थाई कार्यपालिका को ही हम क्या कहते हैं? नौकरशाही कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये मंत्रियों के निर्णय को, जो मंत्री लोग होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णय को समाज में, राज्य में, देश में लागू करते हैं। क्या करते हैं? जमीनी स्तर पर उन सारी चीजों को लाते हैं। शासन के कार्यकारी अंग में, जो भी शासन होता है हमारे देश के ऊपर, उसके अंगों में मतलब उसके ढांचों में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही और प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। ध्यान से समझिएगा, जो भी प्रशासन हमारे समाज में, देश में, राज्य में शासन करता है, उनमें प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए मंत्री सब और नौकरशाही मतलब आईएएस, आईपीएस, ये सारे लोग का एक संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा भी कहा गया है। देखिए, सेना की सेवा में और प्रशासन की सेवा में अंतर करने के लिए प्रशासन की सेवा को क्या कहा गया है? नागरिक सेवा भी कहा गया है। सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि यूपीएससी का एग्जाम देकर लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो ये लोग नॉर्मल लोग नहीं होते, ये बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं, प्रवीण होते हैं, तब जाके इन्हें अधिकारी बनाया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं? नीति अर्थात नियम जो बनता है उसे बनाने में मंत्री लोगों का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं ये सभी लोग। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए, लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, जो जनता के द्वारा मत देके चुने जाते हैं प्रतिनिधि, और मंत्रीगण, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जाता है किसी भी प्रकार का मंत्री, वो क्या करते हैं? सरकार के प्रभारी होते हैं। क्या होते हैं ये सभी? सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। देखिए, प्रशासन कहने का मतलब है पुलिस की सेवा को ले लीजिए। ये पुलिस की सेवा क्या करती है? संवैधानिक सुविधाओं को समाज, देश और राज्य में उपलब्ध करवाती है। तो ये किसके अंदर काम करते हैं? मंत्रीगण के अंदर, सरकार के अंदर। ये उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं। किसके ऊपर? कार्यपालिका के ऊपर। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रण करती है। ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो सांसद हो जाए या विधायक हो जाए, ये क्या करते हैं? इनके ऊपर अपना नियंत्रण करते हैं। किसके ऊपर? कार्यपालिका के ऊपर। यह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि यह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। जितने भी मंत्रीगण होते हैं या उनकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे वह कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे, उसे समाज के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है, यह भी विचार लाया जाता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, मतलब कि मजबूत हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एसपी, डीएसपी होते हैं, इनका क्या काम है? उनको देखिए, इनका काम है कि किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करना है इनको। ये किसी भी राजनीति के ऊपर अपना समर्थन नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के बारे में सोचेंगे।
प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए, क्योंकि यहाँ पे तो चुनाव मतदान के ऊपर होता है, मत के ऊपर होता है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही पार्टी हमेशा जीतता रहेगा, कभी कोई पार्टी जीतेगा, कभी कोई पार्टी जीतेगा। तो ऐसे में यदि प्रजातंत्र में कोई पार्टी हार जाती है तो नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मिशनरी की जिम्मेदारी बनती है कि वह नई सरकार के द्वारा लाई गई नीति को लागू करे। अब इसको समझिए क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, तो अभी कांग्रेस ने कुछ नियम बनाए थे, वो नियम देश में चल रहा था। अब उसके बाद ये तो हार गई, इसे जनता का सपोर्ट नहीं मिला तो इसका हार हो गया। अब जीत कौन कौन आया है? बीजेपी आया। तो अब बीजेपी आने के बाद कुछ अपना नियम कानून बनाएगा, तो कार्यपालिका का काम है, इन बड़े बड़े ऑफिसर्स अधिकारियों का काम है कि बीजेपी द्वारा बनाए गए नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करे। ये नहीं कि वो कहेगा कि नहीं अब तो कांग्रेस ने ये लागू कर दिया था तो यही चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सरकार गई तो उसके नियम कानून भी गए, जो सरकार नया आया है उसके नियम कानून चलेंगे। तो इसे लागू करने में ये इनकी मदद करता है। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत ही जटिल हो गया, बहुत ही मुश्किल से ये समझ में आता है। इसमें क्या हो गया कि अखिल भारतीय सेवाओं को भी जोड़ दिया गया है, प्रांतीय सेवाओं को भी जोड़ दिया गया है, स्थानीय सरकार के कर्मचारी एवं लोक उपक्रम में तकनीकी तथा प्रबंधीय अधिकारी को भी सम्मिलित किया गया। अलग अलग प्रकार के ऑफिसर अधिकारियों को नौकरशाही के अंदर जोड़ दिया गया है। इससे क्या होता है, ये बहुत स्वरूप जो है इसका जो देखने का जो क्षमता था वो अब बहुत ही जटिल हो गया, मुश्किल हो गया, अब आसानी से समझ में नहीं आता है। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी को महत्व को जानते थे। देखिए क्या होता है कि जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया वो व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक सर्कुलेशन को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। देखिए जिन्होंने भी हमारे संविधान में सिविल सेवा के बारे में बताया है वो ये चाहते थे कि सिविल सेवा में आने वाले लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि यदि वो व्यक्ति इस योग्यता को पूर्ण करता है तो उसे सिविल सेवा में आने का मौका मिलना चाहिए। आगे की स्लाइड में बात करेंगे आपको भारत सरकार के लिए जो सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया है, मतलब इनको सम्मिलित करने की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है? कार्य लोकसभा करता है, संघ लोकसभा आयोग को सौंपा गया है, यही इनको भर्ती करता है। ऐसे ही लोकसभा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, राज्यों के लिए भी इनका निर्माण किया गया है। ये मैं देश के लिए बात कर रहा था लेकिन ऐसा ही सेम टू सेम राज्यों के लिए भी बनाया गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, एक लिमिटेड समय के लिए इनको सिलेक्टेड किया जाता है और इनको सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है, मतलब सस्पेंड किया जा सकता है या फिर इनको नौकरी से हटाया जा सकता है। अगर इन्हें एक बार नियुक्त कर लिया गया तो इन्हें हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के हिसाब से ही हटाया जा सकता है। दक्षता और योग्यता का आधार बनाकर भर्ती की जाती है, इनके योग्यता के हिसाब से ही इनको भर्ती किया जाता है। आपको तो पता है यूपीएससी में आईपीएस आईपीएस बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये लोग इस पद को हासिल करते हैं। लेकिन संविधान जो है वह यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। देखिए सरकार ये भी कहता है कि जो पिछड़े लोग हैं समाज में उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी इस मतलब कि आईपीएस बने, नौकरशाही का हिस्सा बने, आईपीएस बने, आईएएस बने। इस उद्देश्य के लिए संविधान जो है वो दलित जो पिछड़े वर्ग के हैं या फिर आदिवासियों के लिए क्या करता है? आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे समझिए बात को कि जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी है, महिला है, पिछड़ी जाति है, इन लोगों को आरक्षण दिया जाता है ताकि ये भी ऊपर की ओर जाके नौकरशाही में अपना हिस्सा मांग सके या उसका हिस्सेदार बन सके। अब देखिए आपको बता देते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस कहा जाता है। एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसे याद रखिएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा को आईएएस कहा जाता है और भारतीय पुलिस सेवा को आईपीएस कहा जाता है। इनके उम्मीदवार जो होते हैं इनका चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग करता है।
ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही के रीढ़ होते हैं, मतलब मजबूती प्रदान करते हैं नौकरशाही को। आपको शायद पता होगा कि एक जिले का जो जिला अधिकारी होता है, जिसे हम कलेक्टर साहब भी कहते हैं, कलेक्टर तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप इसे जरूर जानते होंगे, वो उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, पूरे जिले का मालिक होता है। एक जिला अधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है, याद रखिएगा, आईएएस स्तर का अधिकारी कलेक्टर बनता है, और जो भारतीय पुलिस सेवा होता है वो आईपीएस के अंतर्गत आता है। नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। ये कॉमन सी कुछ बातें हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। जो आम पब्लिक होता है, जो आम लोग होते हैं, वो इन लोगों से पता नहीं डरते हैं, उन्हें अधिकारियों तक पहुंचने से डर लगता है। या लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। आम इंसान यही समझता है कि जो आईएएस होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, इन्हें आम लोगों की समस्याओं पे कोई मतलब नहीं है, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब सही बात भी है, कई जगहों पे ऐसा देखा भी है कि इन्हें सैलरी मिलती है, इन्हें गाड़ी है, इनके पास बंगला है, इनके पास बॉडीगार्ड है, इन्हें और क्या चाहिए, इन्हें आम पब्लिक के लोगों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। संविधान हमारा कहता है कि कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों की समस्याओं का समाधान करे। न्यायपालिका की भी ये जिम्मेदारी है, विधायिका की भी ये जिम्मेदारी है। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तो इसमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि वही हैंडल करते हैं कार्यपालिका को भी, वही चयन भी करते हैं और वही हटा भी सकते हैं इन्हें। ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से भी क्या हो जाता है, देखिए, ज्यादा जो नेताजी सब है वो क्या करते हैं, अपना हस्तक्षेप करने से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाता है। ये बड़े बड़े नेताजी जो है, ये आईएएस ऑफिसर को अपना खिलौना समझते हैं, आईपीएस ऑफिसर को अपना खिलौना समझते हैं। ये इतना, भाई साहब, 18-18 घंटे पढ़ के ये बना है आईएएस, और ये अनपढ़ नेताओं के गुलाम बनकर रह जाते हैं। हालांकि संविधान में भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मिशनरी बनाई गई है, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन, मतलब संपन्न करने में, पूरा करने में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं गिड़गिड़ाना पड़ता है नेताजी सबके साथ, उन्हें उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। ये बात भी सही है, नौकरशाही का उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा नियम कानून नहीं बनाया गया है। आशा किया जाता है कि सूचना का अधिकार, जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन सभी के माध्यम से इसे ज्यादा और गतिशील किया जा सके, ताकि जो बड़े बड़े आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इन लोगों की मजबूरी है, ये लोग तो नेताजी के गुलाम बन के रह जाते हैं। नेताजी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने मन से चलने की फ्रीडम ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये तो समझ ही लिया कि अस्थाई कार्यपालिका और नौकरशाही क्या होता है। ये आपके क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब इतना ही, अब मुझे इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।